तो शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका हमारे अतीत नाम की जो पुस्तक है, ये कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई इतिहास की पाठ्य पुस्तक। दूसरा ऑप्शन है भारत का संविधान। तीसरा ऑप्शन है जनगणना रिपोर्ट 2011 है। और चौथा ऑप्शन है आपका जन्म एवं मृत्यु के रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो दूसरा जो स्रोत है वो इसमें ये सारी चीज़ें आते हैं, जैसे इतिहास की भाई पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई, या फिर इतिहास, या फिर उपनिषद, ये सारी चीज़ें ये द्वितीयक स्रोत के अंदर आती हैं। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परीक्षाएं यानी कि ए, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो परीक्षाएं जो कराई जाती हैं वो जो तंत्र बना गया है उसकी सुविधा के लिए, यानी कि जो अधिगम के लिए जो विधियाँ बनाई गई हैं उनकी सुविधा के लिए निर्मित परिस्थितियाँ हैं। क्या है? परीक्षाएं एक परिस्थितियां हैं, उनकी सुविधा के लिए ये परिस्थितियां बनाई गई हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए ये नहीं बनाई गई हैं। ये जैसे चाइना में सबसे पहले क्या था, सिविल एग्ज़ाम के लिए ओपनली सबके लिए एग्ज़ाम लिया गया सिविल सर्विस के लिए। तो इसी तरीके से ये परीक्षाएं सभी के लिए बनाई गई, ना कि किसी व्यक्तिगत के लिए। दूसरा बी है आपका स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव, यानी कि जो स्मृति परीक्षण है और दक्षताओं का, दो चीज़ है यहाँ पे, स्मृति परीक्षण और दक्षताओं के परीक्षण। स्मृति परीक्षण तो एक याददाश्त कितना याद किया वो परीक्षण होगा, दक्षता उस चीज़ में कितनी गहराई तक आपने उसको सीखा समझा। तो इसमें जो याददाश्त वाला जो परीक्षण है इसके आगे बढ़ करके दक्षता वाला जो परीक्षण है उस पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। और ये सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में ये तनाव को कम करने के लिए किया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे सामाजिक जो विज्ञान की जो कक्षा है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की बात चल रही है, तो ये जो कक्षा है सामाजिक विज्ञान की उसमें इससे क्या है, तनाव कम होगा, क्योंकि उस चीज़ को हम याद नहीं कर रहे बल्कि उसको उस पर हम समझने पर उसको हम जोर दे रहे हैं। तो हम दक्षताओं वाले परीक्षण पर जोर दिया जा रहा है। तो ये क्या बदलाव करेगा, तो ये क्या करेगा, ये तनाव को कम करेगा, ये तनाव को कक्षा में कम करेगा। ये बदलाव पॉजिटिव बदलाव है। तो ए ऑप्शन देखते हैं, कथन बी सही है किंतु कथन ए गलत है। दूसरा ऑप्शन है केवल कथन ए सही है। तीसरा ऑप्शन है दोनों कथन ए और बी सही हैं। चौथा ऑप्शन है कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि जो परीक्षाएं बनाई गई हैं वो सभी के लिए सुविधा के लिए बनाई गई हैं, ना कि किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए। दूसरा बी भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमें याददाश्त वाले परीक्षण से बेहतर है कि दक्षता वाले परीक्षण पर जोर दे, ताकि हमारा तनाव जो कक्षा का सामाजिक विज्ञान की कक्षा है उसका कम हो। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या फिर अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है सबसे पहले हमें उद्देश्य लेकर एक शिक्षक को जाना पड़ता है कक्षा के अंदर, बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही जो कार्य है वो सफलतापूर्वक किया जाता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है समाज में यथास्थिति बनाए रखने तथा सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। नहीं, ये शिक्षार्थियों को तैयार नहीं करना कि सरकार जो कुछ कहे उसके हर निर्णय को मानने के लिए तैयार रहो, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा है शिक्षार्थियों के प्रतिस्पर्धा जागृत करना। प्रतिस्पर्धा ये विद्यार्थियों में जागृत नहीं करनी, प्रतिस्पर्धा बढ़ती क्या है, विद्यार्थियों को मोटिवेशन कर देना है, उनको प्रेरित करना है, ना कि उन्हें प्रतिस्पर्धा जागृत करनी है। प्रतिस्पर्धा बच्चे अपने आप मोटिवेट होने के लिए आपस में थोड़ी बहुत रखते हैं, बाकी उनमें ये प्रतिस्पर्धा आप जागृत नहीं करनी बल्कि उनको प्रेरणा देनी है। तीसरा ऑप्शन है सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना। तो ये चौथा ऑप्शन में याद करवाने वाली बात आ गई, ये बिल्कुल गलत होगा, इसलिए याद करना। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, यानी कि सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। जितने भी तत्व हैं जो हमारे समाज का जो निर्माण करते हैं उनके बीच आपस में कौन से वो तत्व एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इन संबंधों का बोध कराना, यही मुख्य उद्देश्य सामाजिक विज्ञान अध्यापक का होना चाहिए। एक बार और देख लो ऑप्शन, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनमें आपस में संबंधों का बोध कराना, यही मुख्य उद्देश्य सामाजिक विज्ञान अध्यापक का।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आकलन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। दोनों उद्देश्य के क्वेश्चन है। पहला है यहाँ पे अध्यापक का उद्देश्य क्या है कक्षा में, दूसरा यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो सामाजिक विज्ञान है उसमें आकलन किया जा रहा है बच्चों का, ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आकलन किया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। यानी क्या है, आकलन करने के बाद शिक्षार्थियों को क्या करना है, प्रतिपुष्टि देना, उनके लिए बताना है। फिर उसका क्या है, मानक स्थापित करने उसी के आधार पर, आकलन के आधार पर। और फिर उनको क्या है, उन मानकों को जिनको पाने के लिए वो क्या प्रयासरत रहें बच्चे, ठीक है। जब मानक हम तैयार कर देंगे तो बच्चों को पता लग जाएगा हम इस उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है प्रेरित होंगे और प्रयासरत रहेंगे उस कार्य को करने के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका, शिक्षार्थियों को वर्गीकृत करने एवं चिन्हित करने के लिए। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विभेदों को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए प्रयासरत रहें, यही आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना और उनके मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वो कार्यरत हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, प्रयासरत रहें। पांचवा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे फिल्मों के बारे में बात हो रही है। फिल्मों को हमको अपनी कक्षाओं से जोड़ना है एक शिक्षा शैक्षणिक कार्य के लिए, तो वो किस प्रकार हो सकता है। ए यहाँ पे दिया गया है, फिल्में कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती हैं। ये तो बिल्कुल ठीक सी बात लग रही है कि बाहरी दुनिया में जो चीज़ें होती हैं फिल्मों में दिखाई जाती हैं, जब कक्षा में उनको दिखाएंगे तो बाहर की चीज़ें बच्चे देखेंगे, दुनिया में क्या हो रहा है अपनी कक्षा के अंदर, तो कक्षा के अंदर बाहर की चीज़ आ गई फिल्मों के जरिए। बी देखते हैं, फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति से प्रेरित करते हैं। ये भी ठीक है, यानी जो बच्चे ने अभी तक देखे नहीं है और सुने नहीं है ऐसे संदर्भों को फिल्मों में डाला जाता है, उनको समझाने के लिए एक स्टोरी वहाँ पर बनाई जाती है, तो उससे भी क्या है खोजने की शक्ति से बच्चे प्रेरित होंगे उस फिल्मों को देख देख करके। फिर सी देखते हैं, फिल्में ऐसी कहानियां संवादों और छवियों को सामने लाती हैं जो जीवन में हमसे दूर हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी दूसरे बी से जुड़ा हुआ है, मिलता जुलता है। यानी फिल्में ऐसी कहानियों और संवादों और उन छवियों को हमारे सामने लाती हैं जो हमसे दूर हो सकती हैं, जो जीवन में हमसे दूर हो सकती हैं जबकि उनको दूर नहीं होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को फिल्में सामने लाती हैं। ये भी ठीक है। डी देखते हैं, फिल्में एक वास्तुनिष्ठ माध्यम है जो छात्रों को एक ही तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होगा, यानी एक ही तरीके की बात हो रही है यहाँ पे, एक ही तरीके से विचार प्रस्तुत करने लगेंगे बच्चे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए, बी और सी, तीनों ही बातें यहाँ पे फिल्मों के बारे में सही हैं, यानी कि फिल्मों को कक्षा में उपयोग करने के बारे में ए, बी, सी सही है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। 6 क्वेश्चन है, कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कौन सा है। यहाँ पे मानचित्र के बारे में बात हो रही है तो आपको सही बताना है। पहला कथन यानी ए है आपका, ए कथन है आपका, मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। ये बिल्कुल ठीक है, सामाजिक राजनीतिक निर्मित है मानचित्र, क्योंकि मानचित्र पर आपने देखा होगा पुराने राजाओं के, उनको जो यहाँ तक उनका उस राजा का राज था, यहाँ तक उस राजा का राज था, ये इस वहाँ पे ज़मीनों को राजाओं का जो राज था राजनीतिक निर्मित, उसके आधार पर मानचित्र में दर्शाया जाता है। दूसरा है बी, चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में मानचित्र में ऊपर दर्शाया। ये बिल्कुल ठीक है, यानी पुराने समय से और अभी भी सारी सामाजिक जो चीज़ें हैं उनको ऊपर दर्शाया जाता है मानचित्र में सबसे पहले। ये भी ठीक बात है। सी देखते हैं, मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम एक 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है बात है, यानी कि मानचित्र जो है वो एक त्रिआयामी साधन है जबकि हम 2 आयामी दुनिया में रहते हैं। डी देखते हैं, शिक्षार्थियों में समय की अवधारणा को विकसित करने के लिए मानचित्र एक सहायक सामग्री है। तो मानचित्र का समय के भावना उसका विकसित करना, अवधारणा समय की, इस चीज़ से कोई लेना देना समय से और उसका मानचित्र से विद्यार्थियों से नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ए, बी और सी तीनों ही ठीक हैं।
सादो क्वेश्चन देते हैं, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, यानी कि यहाँ पे विद्यार्थियों का जो जीवन है उसमें क्या है, अधिगम को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षार्थियों के जीवन में जो अधिगम है उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं नीचे कथन ए है, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या है, जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को जानबूझकर शामिल करे। इरादतन मतलब जानबूझकर शामिल करे और उनको स्पष्ट शामिल करे। जब जानबूझकर शामिल करेगा शिक्षक तो उनकी स्पष्टता भी वो बताएगा, इसलिए उनको शामिल किया गया है, तो इसलिए जानबूझ करके और सुस्पष्ट शामिल करे। ठीक है, बी आपका कथन है, जो कक्षा में शिक्षार्थियों को उनके निजी एवं पारिवारिक संदर्भ में चिन्हित करे। यहाँ पे निजी और पारिवारिक की जहाँ पे बात होगी वो तो ऑप्शन बिल्कुल गलत होना ही होना, तो ये बात नहीं होगा। सी देखते हैं, सी कथन क्या है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दे। यानी कि एक शिक्षक को अधिगम को जोड़ने के प्रयास में, जैसे बच्चों को और अधिगम को जोड़ने के प्रयास में उनके जीवन के साथ सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या है, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरण यानी अपनी तरफ से शिक्षार्थी किसी भी टॉपिक पर उदाहरण दें और अपने अनुभव साझा करें, इसके लिए शिक्षक मौका दे विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट है, ए और सी यहाँ पे दोनों कथन सही हैं इस संदर्भ में, यानी कि एक सामाजिक विज्ञान के लिए दो कार्य करने चाहिए, ए और सी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास पढ़ते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, तो इस किस लिए होता है यहाँ पे ये बताना। पहला कथन है, किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। यानी जब इतिहास पढ़ते हैं हम उस वक्त हम वंशावली चार्ट है, वंशावली समझते हो ना, वंश यानी पहले वो राजा था उसका फिर बाद वो राजा बना, इस तरीके से एक चार्ट है वंशावली, क्रम से एक चार्ट है। तो उसको देख करके उसको जो प्रयोग हम कैसे करते हैं, किसी साम्राज्य वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करें, बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए हम उसका प्रयोग करते हैं। किसी वंश को या वर्धन को या उसके विकास को, कहाँ तक फिर उसका राज चला, कहाँ पे उसका एंड हुआ, इसको चित्रित करने के लिए हम इन वंशावली चार्ट का प्रयोग करते हैं। बी देखते हैं, अनुक्रम एवं प्रक्रियात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए, ये भी ठीक बात है। जब हम उनकी वंशावली और विकास को देखते हैं तो जाहिर सी बात उनके अनुक्रम जो है और प्रक्रियाएं जो उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके संबंधों को भी हम देखते हैं कि इसने क्या कार्य किया, फिर इसके बाद ये बात आया उसने क्या कार्य किया, उनके कार्यों में क्या संबंध है। सी देखते हैं, एक काल क्रमिक रूपरेखा देने के लिए, ये भी ठीक है। एक काल क्रमिक यानी कि पहले जो समय है वहाँ पे ये घटनाएं हुई और फिर धीरे धीरे समय बदला, राजा बदले, सिस्टम बदला, आज ये चेंजिंग आई, तो इन चीज़ों की जो रूपरेखा उसको रूपरेखा देने के लिए भी हम इस चार्ट का प्रयोग करते हैं। डी देखते हैं, शिक्षार्थियों में स्थान के उदाहरण विकसित करने के लिए, तो यहाँ पे इस वंशावली चार्ट में स्थान का कोई कार्य नहीं, यहाँ पे वंश की बात हो रही है। वंश जब उनके कार्यों, उनके अनुक्रम, प्रक्रिया, रूपरेखा की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे स्थान कोई बात हो रही है। तो यहाँ पे ए, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ए, बी और सी यहाँ पे वंशावली चार्ट के बारे में, तो ये बिल्कुल सही कथन है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टिबाधित ये शिक्षार्थियों, यानी कि यहाँ पे जो दृष्टिबाधित शिक्षार्थी हैं उनकी बात हो रही है, उनके साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक हो, यानी आप एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक है और आप एक दृष्टिबाधित बच्चों के साथ क्या है, कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। तो इसमें क्या है, तो आप उनके समय जब बच्चों के दृष्टिबाधित बच्चों के साथ एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक है वो उनके साथ शिक्षण कार्य जब कर रहा, अधिगम प्रक्रिया कर रहा, तो उसमें किस तरीके से उसको अनुकूलन करना चाहिए। पहला कथन देखते हैं, यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज में बोलना, ये बिल्कुल ठीक है। जब एक दृष्टिबाधित छात्र है तो उसको उच्च आवाज में एक स्पष्ट साफ सुनाई दे, उसको दिखाए तो उसको देगा नहीं, इसलिए उसको स्पष्ट सुनाई दे, तो इस तरह लिए ऊंची आवाज में उसको बोलना है, जिससे कि उसके अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन स्थापित अच्छे से हो सके। दूसरा जो है, विविध प्रकार के आकर्षण दृश्यों वाले कार्य पत्रकों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दृश्य जब उसको दिखाई नहीं दे रहा तो दृश्य वाले आकर्षण कार्य पत्रों का क्या कार्य है एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सी देखते हैं, मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, ये भी ठीक है। यानी कि मौखिक हम बोल करके, आवाज़ करके और इधर उधर जब हम चेहरा इधर करेंगे तो महसूस करेगा विद्यार्थी कि अब इधर चेहरा क्या है, इधर से आवाज़ आई, इधर चेहरा
किया इधर से आवाज़ आई, ऊपर चेहरा किया ऊपर से आवाज़ आई। तो इस तरीके से उनको संकेतों को जो कल्पनाओं में है उन अवसरों को उत्पन्न करना। डी देखते हैं कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्सटाइल स्पर्श करने वाली, यहाँ पे क्या टैक्टाइल यानी कि जो स्पर्श करने वाली चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना। जिस तरीके से ब्लाइंडों के लिए ब्रेल लिपि होती है, ऐसी स्पर्श करने वाली और जो चीज़ें उनको देख करके ये बच्चे के लिए कोई चीज़ स्पर्श कराई, ये देखो ये पहचानो क्या है, उस बच्चे को बताइए ये फलानी चीज़ है, तो बच्चा दोबारा उसको स्पर्श करके बताएगा कि हाँ ये पुस्तक है, ये पेन है, ये रबड़ है। तो इस तरीके से स्पर्श करने वाली ये जो चीज़ है ये भी हमें दृष्टिबद्ध बच्चों के साथ अनुकूलन के समय करनी चाहिए, अधिगम के लिए अनुकूलन के समय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ए, सी और डी तीनों ही कथन इस अनुकूलन के बारे में सही हैं। 10वां क्वेश्चन देखें, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें। यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि की बात हो रही है, उसके प्रोजेक्ट विधि के बारे में कथन दिए गए हैं, उनमें से सही कथन बताना है कौन कौन से हैं। पहला कथन है यानी ए है, यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ये बिल्कुल ठीक है। उपयोगितावादी जो दृष्टिकोण है इसका उससे प्रेरित है, यानी कि इस विधि को जो बनाया गया है इसलिए बनाया गया है कि बहुत ही उपयोग में हर तरीके से इसको उपयोग में लाया जा सके, यानी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से ये क्या है, ये प्रेरित है। बी, ये शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, ये भी ठीक है। इस जब उपयोगी होगा इस अधिक से अधिक है, जब उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर कार्य करेगी तो सीधी सी बात है जब उपयोग होगा तो खोज भी नई नई उसमें जानकारियां ऐड होंगी, खोजी बनाएगी विद्यार्थियों को। सी देखते हैं, ये पूर्ण रूप से एक शिक्षक केंद्रित, जहाँ पर शिक्षक केंद्रित या बात आ गई वहाँ तो वो तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होना। शिक्षक केंद्रित वाली तो कोई बात इन विधियों के अंदर तो है ही नहीं, सारी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। डी देखते हैं, ये स्वयं निर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। एक इसकी विशेषता क्या है प्रोजेक्ट विधि की कि ये स्वयं निर्देशित क्रियाकलाप, यानी जो प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत जो क्रियाकलाप निकल के आते हैं ये उनको खुद भी फिर एक्सेप्ट भी करती है, खुद ही उनको बनाती है और खुद ही उन क्रियाकलापों को क्या है अधिगम को उनको मानती भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और डी तीनों कथन प्रोजेक्ट विधि के बारे में सही है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन आपका, अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। यहाँ पे अन्वेषण की बात हो रही है, तो एक शिक्षिका है जो अन्वेषण को किस रूप में देखेगी, अपने विद्यार्थी यानी से जो उसके शिक्षार्थी हैं उन शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी, जो कि एक अन्वेषण के लिए इच्छुक है। एक शिक्षिका क्या है, अन्वेषण के लिए इच्छुक है और वो एक रचनात्मक दृष्टिकोण से क्या है रचनात्मक दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी। अन्वेषण सीधे भाषा में समझे तो अन्वेषण के लिए इच्छुक शिक्षिका विद्यार्थियों को किस रूप में देखेगी रचनात्मक दृष्टिकोण से। तो पहला कथन है यहाँ पे, सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि पहला क्या है, जब वो रचनात्मक दृष्टिकोण से बच्चों को देख रही है, रचनात्मक दृष्टिकोण से देखने का मतलब ये है कि बच्चे अधिक से अधिक रचनात्मक हो, किसी कार्य में एक वैज्ञानिक तरीके से कार्य करें, उसको मन लगा करके उस कार्य में करें, उसमें नए जो आधुनिक तरीके हैं उनसे उन कार्यों को करें। तो ये सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सुक, ये बिल्कुल ठीक कथन है। दूसरा कथन है यहाँ पे 20 स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये बिल्कुल ठीक कथन है, क्योंकि अन्वेषण जो हो रहा है वो स्रोत यानी एक विधि समझते हैं, एक स्रोत हम विधि को मान सकते हैं जो विधियां दी गई हैं। सी देखते हैं, समस्याओं के समाधान के झुकावों की कोशिश करने वाले, और डी देखते हैं ये भी ठीक है, यानी कि जो समस्या के समाधान के ये भी सारी खोज से संबंधित चीज़ें हैं, झुकावों की कोशिश करने वाले। डी देखते हैं, विवादास्पद मुद्दों को उच्चतर शिक्षा के स्तर पर चर्चा करने के लिए स्थगित करने वाले, यानी मुद्दों को बढ़ाना नहीं है, उनको इकट्ठा नहीं करना, उनको आगे कक्षाओं में नहीं भेजना। यहाँ पे जो समस्याएं वो तो जो समस्याएं वो दूर हो नहीं पा रही हैं, उनको उच्चतर शिक्षा के लिए भेज देंगे तो समस्याएं वहाँ पे जाके बढ़ जाएंगी, उच्चतर शिक्षा की भी और पीछे की कक्षाओं की भी, और समस्याएं डबल हो जाएंगी और उनका कुछ समाधान हो नहीं पाएगा। तो ये बिल्कुल डी जो यहाँ पे कथन है ये गलत है। 3 A, B, C तीनों ही सही हैं। ये एक अन्वेषण के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक शिक्षिका के लिए विद्यार्थियों की खोज के रूप में। 12वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सहायक हो सकता है। सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्यचर्या है उसको अधिक समावेशी बनाना है, यानी कि हर तरीके के बच्चे के लिए उपयोगी हो। तो इसमें से कौन सा सहायक हो सकता है नीचे दिए गए ऑप्शन में से।
तो पहला कथन देखते हैं, इन कथन में से कौन कौन से सहायक हो सकते हैं। पहला कथन है पाठ्यचारा को जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वे में लेना हमको, जेंडर संबंधित, कहीं इसको देख करके तुरंत गलत कर दो। यहाँ पे क्या है, पाठ्यचारा को जेंडर संबंधित मुद्दे, यानी जेंडर संबंधित मुद्दे क्या है कि यानी कि लड़कों को किसी कार्य में अधिक सपोर्ट किया जा रहा है, किसी कार्य में लड़कियों को जैसे बोर्ड सजाना, सजावट के कार्य में लड़कियों को सपोर्ट किया जा रहा है। यानी खेल के लिए बच्चे जा रहे हैं फुटबॉल के लिए, तो वहाँ पे लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है, यानी कि लड़कियों को अलग लाइन में बैठाया जा रहा है, लड़कों को अलग लाइन में बैठा। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको जोड़ना पाठ्यचर्या के साथ, तो ये पॉजिटिव वे में है, ये बिल्कुल सही है। बी देखते हैं, कक्षा में एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली। ये गलत है। एक रूप निर्देश नहीं, एक रूप से अगर हम निर्देश देंगे और एक ही निश्चित शिक्षण शैली है तो अलग अलग बच्चे जो हैं वहाँ पे अलग अलग इन्वायरमेंट के जो समावेशी में जो सभी तरह के बच्चे होते हैं वो उनको निश्चित कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो अधिक समावेशी नहीं बना रहे हम उसको, बल्कि क्या है, और समावेशी से हम उसको अलग हटा रहे हैं। सी देखते हैं, विभिन्न आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के स्रोतों को शामिल करना। तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सी जो कथन है, यानी कि विभिन्न आधिकारिक, एक तरीके से आधिकारिक कह सकते हैं, मान्यता प्राप्त है जो, एवं निम्न वर्गीय प्रसंगों के स्रोतों को शामिल करना। और निम्न वर्गीय प्रसंगों का मतलब ये है जिनमें एक जो द्वंद्व है वो कम हो, तो उनको शामिल करना। डी देखते हैं, एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और सी दो कथन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए जरूरी हैं, और सी कथन यहाँ पे। 13 क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। यहाँ पे विवेचनात्मकता की बात हो रही है, तो विद्यार्थी को क्यों विवेचनात्मकता सीखनी चाहिए। ए ऑप्शन देखते हैं, एक रूप समशील दृष्टिकोण की कदर करने के लिए। यहाँ पे कदर नहीं करनी है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, बल्कि उसको क्या है, उसको प्रयोग करना है एक शिक्षक विद्यार्थी द्वारा। अगर विवेचनात्मक रूप से अगर उसको हम दृष्टिकोण से, समशील दृष्टिकोण है जो उसको हम देखते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो यहाँ पे एक रूप की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे विवेचना की बात हो रही है, तो गलत हो गया। दूसरा, समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, ये भी, इसके लिए भी विवेचना नहीं सीखी जाती। विवेचनात्मक जो कार्य है विद्यार्थियों को, वो इसके लिए नहीं सीखा जाएगा समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए, तो बल्कि समाज की जो अलग अलग जो स्थितियां हैं उनको समझने के लिए विवेचनात्मक कार्य किए जाते हैं। तीसरा देखते हैं, कमियों को इंगित करने के लिए एवं लगभग सभी चीज़ों को दोषदर्शी देने होने के लिए। अब यहाँ पे कमियों को ढूंढ रहे हैं और हर चीज़ में दोष निकाल रहे हैं, हर कोई कार्य में दोष निकाल रहे हैं समाज के में, तो इस तरीके से विवेचना नहीं हो सकती। तो चौथा ऑप्शन देखते हैं, ये समझने के लिए कि मुझे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। हमको क्या है, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना इसलिए सीखना चाहिए एक विद्यार्थी को, ताकि वो ये देख सके कि जो अलग अलग चीज़ें हैं समाज में, अलग अलग मुद्दे हैं, वो उसकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं, ताकि वो उन अलग अलग चीज़ों को विवेचना के जरिए क्या कर सके, अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ करके देख सके। इसलिए एक विद्यार्थी को विवेचनात्मक होना सीखना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। यहाँ पे विविधता की बात हो रही है, विविधता के ऊपर ही हमको ऑप्शन देखना है, जो विविधता के ऊपर बेस्ट ऑप्शन है। पर ये पहला ऑप्शन है, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वहीं सुचिता को हिंदी बोलती है। बिल्कुल ठीक बात है, विविधता में एकता की बात हो रही है। हमारे जैसे देखते हैं ना, देश हमारा विविधता में एकता, एक पीछे मुहावरा भी आया था, विविधता में एकता, वो अब तो इसमें किस तरीके से थी हमारे देश में विविधता में एकता, यानी अलग अलग धर्मों के लोग फिर भी एक साथ रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं फिर भी एक साथ रहते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विविधता में एकता का। तो परितोष को बांग्ला आती है और वहीं सुचिता को हिंदी बोलती है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विविधता में एकता का। फिर भी चलो देख लेते हैं ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन है, सरोज को स्कूल जाने का अवसर मिला जबकि निर्मल को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। इसमें कौन सी विविधता वाली बात हो गई भाई, उसको अवसर मिल गया जाने का, उसको नहीं मिला, इसमें विविधता वाली कोई बात ही नहीं हुई। अलेन एक गरीब परिवार से वास्ता रखता है जबकि साइमस एक का परिवार बहुत अमीर है। अमीर गरीब की बात हो रही है, इसमें ये तो ऊंच नीच वाली चीज़ हो गई। लेवल एक आर्थिक रूप से पिछड़ा अगड़ा, तो इसमें तो कोई विविधता एकता वाली बात नहीं हुई। जबकि इसमें क्या है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, रघु सुरेंद्र को फुटबॉल की टीम में शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि वह समाज के एक खास समुदाय से आता है। तो इसमें भी विविधता में एक विविधता वाली बात इसमें भी कहीं नज़र नहीं आती। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे उदाहरण है विविधता में एकता का, वो यही है कि उसको क्या है, बांग्ला आती है, उसको क्या है, बांग्ला आती है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहाँ चला गया, कौन सा
और जबकि जो दूसरी लड़की है उसको क्या है, उसको ये किधर गए, हाँ परी तो उसको बांग्ला आती है, जबकि मैं सुचिता को क्या हिंदी आती है। 15वां क्वेश्चन है, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोर्ड बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये जीरो बोमडिला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तवांग तथा लिसांग गाँव को शामिल किया गया। किस माध्यम विद्यार्थियों को आप भ्रमण के किए गए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान के जो शैक्षणिक भ्रमण की एक प्लानिंग की जाती है, जिसमें जगह के नाम दिए गए हैं कुछ, जैसे जीरो, बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग, लिसांग, तो इनको इसमें शामिल किया गया है, जो वो एक प्लानिंग की गई है भ्रमण के लिए। फिर इसमें पूछा आगे कि यानी कौन सा माध्यम है जो विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करने के लिए हम कहेंगे, यानी कि एक अध्यापक कहेगा विद्यार्थियों को कि आप इस माध्यम से 2 राज्यों को इंगित करो भ्रमण के लिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, नागालैंड एवं त्रिपुरा एक समय रेखा पर। दूसरा, मिजोरम एवं मेघालय एक मानचित्र पर। तीसरा है मणिपुर एवं सिक्किम एक समय रेखा पर। चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। तो यहाँ पे ये जो जगह जो दी गई हैं ये अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से जुड़ी हुई हैं, और इन दोनों जगहों को हम बच्चों से जो सलाह देंगे वो देंगे कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक मानचित्र पर आपको क्या करना है, इंगित करना है। 16वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। जो सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ है वो अध्यापकों को सभी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यानी एक टीचर को जो है समसामयिक सामाजिक विज्ञान की समसामयिक जो समझ है, यानी नई नई जो कार्य सामाजिक विज्ञान में ऐड होते हैं, जो कार्य होते हैं उनकी जो समझ है और जो पुराने कार्य हैं उनकी जो समझ है उसको प्रोत्साहित करती है। केवल कौन सा ऑप्शन है जो उसको प्रोत्साहित नहीं करता, वो गलत ऑप्शन बताना। पहला, शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना। दूसरा, शिक्षार्थियों को दूसरों के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए। तीसरा, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रश्नों को अगर हम समान उत्तर, यानी कि विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि एक प्रश्न का सभी को एक ही उत्तर देना, सभी को समान उत्तर देना, यानी हम एक किसी खास उत्तर को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसी को सभी शिक्षार्थियों को याद करा रहे हैं और उसी को हम कह रहे हैं कि सभी को यही उत्तर देना है, तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई यहाँ पे। चौथा देखते हैं, शिक्षार्थियों को दी गई विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम जांच के लिए वैध स्वीकारना। तो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे क्या हो रहा है, विषय वस्तु पे प्रश्न बना रहे विद्यार्थी अपने अपने तरीके से अलग अलग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत है, ये राइट आंसर होगा यहाँ पे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण साधन है। यहाँ पे शिक्षण साधन दिए गए हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए, तो कौन सा यहाँ पे प्रक्षेपी साधन है ये बताना। तो पहला ऑप्शन है रेडियो। रेडियो तो एक सुना जा सकता है केवल, इसको कंप्यूटर है, कंप्यूटर को देखा जाता है और इसको इसमें स्पीकर भी लगे होते हैं कंप्यूटर में, इसको सुना भी जाता है। तीसरा एपिडायस्कोप और चौथा है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर देखा जा सकता है, जबकि एपिडायस्कोप है जो ये एक प्रक्षेपी शिक्षा साधन है, यानी कि इसको फिट करके इसमें से जो फॉक्सी चीज़ें होती हैं उनको दूर किसी दीवार पर या फिर बोर्ड पर उसको दर्शाया जाता है, तो ये एक प्रक्षेपी साधन होगा इसलिए। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अनुसार इनमें से कौन ग्लोब का प्रयोग। यहाँ पे ग्लोब के टाइप दिए गए हैं, इनमें से कौन से ग्लोब का टाइप नहीं है। पहला है भौतिक, दूसरा खाका ग्लोब और तीसरा है राजनीतिक ग्लोब। तो ये तो राजनीतिक ग्लोब तो पीछे बताया था, यानी कि राजनीतिक ग्लोब क्या होता है कि जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है, जो उसको पृथ्वी का एक छोटा रूप जो होता है वही ग्लोब होता है, जो उसको दिखाया जाता है एक छोटे रूप में। तो उसमें उस जगह को जो बांटा गया है वो राजनीतिक के आधार पर ही बांटा गया है पुरातत्व समय में, कि यहाँ तक ये हिंद के नाम से था, यहाँ पे ये राजाएँ थे, यहाँ पर उसने अटैक किया। तो राजनीतिक ग्लोब भी होते हैं, भौतिक ग्लोब और खाका ग्लोब भी होते हैं, जबकि प्रतिमान का कोई ग्लोब नहीं होता। तो ये ग्लोब का टाइप नहीं है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन देखते हैं, गुटनिरपेक्षा की नीति को भारतीय विदेश नीति के रूप में किसने प्रारंभ किया था। तो ये जो यहाँ कई कंट्रियों के उस टाइम जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, गुटनिरपेक्षता की जो नीति थी उसको भारतीय विदेश नीति के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। ये इसको पहला देखते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नहीं,
दूसरा मोरारजी देसाई नहीं, तीसरा जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है, चौथा देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो तीसरा आंसर यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने शुरू किया था गुटनिरपेक्षता नीति को विदेशी नीति के रूप में, विदेशी नीति के रूप में, ठीक है। 20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर विषयक उपागम का गुण नहीं है। अंतर विषय गुण विषयक वो होते हैं जो एक ही सब्जेक्ट में कई अन्य सब्जेक्टों को सम्मिलित किया जाता है, तो उनको एक साथ पढ़ाया जाता है मिला करके, वही अंतर विषयक उपागम होता है। तो यहाँ पे इसके कौन सा गुण नहीं है अंतर विषयक का। पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन है एक ही अध्यापक पूरी कक्षा का संचालन कर सकता है। ये तो ठीक है, ये तो गुण है पूरी, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग पढ़ाएंगे तो अलग अलग अध्यापक की जरूरत पड़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंतर विषयक हो रहा है, यानी एक सब्जेक्ट बनाया गया है कई विषयों को जोड़कर, तो एक अध्यापक पढ़ा देगा, जाहिर सी बात है उस सब्जेक्ट को। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन, विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या नहीं होता। विषय वस्तु का पुनः पठन कम होता है या फिर नहीं होता। जो विषय वस्तु होती है उसका पठन जो दोबारा बहुत कम होता है या फिर ज़रूरत नहीं होती दोबारा पठन की, ठीक है, या होता ही नहीं है पठन, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। तीसरा, बस्ते के बोझ को कम करने में सहायक, ये भी ठीक है। अब आप अलग अलग सब्जेक्ट की 4 किताब लेके जाएंगे, जब कुछ उन 4 किताबों से मिला करके एक किताब एक सब्जेक्ट बना दी गई तो बस्ते का बोझ तो ऑटोमेटिक कम होगा। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। जबकि चौथा जो ऑप्शन है, बच्चे विषय विशेष में विशेष योग्यता अर्जित करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। विषय विशेष में यानी कि उन सबको मिला करके जब एक विषय बनाया गया उसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, तो विषय विशेष में कैसे होगी, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी वो सीखेगा उसमें से, उसमें विषय विशेष की तो कोई बात नहीं। तो विषय विशेष की बात तो तब होती है कि 4 सब्जेक्ट, 4 को बिल्कुल 3 को अलग हटा दिया, एक को रख लिया, जबकि उसको तो मिला करके बनाया गया है ना चारों से। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। चौथा आपका राइट आंसर यही होगा यहाँ पे आज के लिए। दैट्स ऑल।